अब देखिए दोस्तों, मैं पहले आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन हम मेजर हेल्थ इंश्योरेंस और मैटरनिटी को लेकर आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किए थे। तो आज की डेट में ये बहुत सारी चीजों को अपने में समाहित करता है, बहुत सारे प्रोविजन प्रोवाइड करता है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। ध्यान से पढ़ लेना है, ध्यान से समझ लेना है, इनको याद भी करना है। पहला, जैसे बीमारी से लाभ, सिकनेस बेनिफिट की बात करेगा, मातृत्व लाभ मैटरनिटी बेनिफिट की बात करेगा, डिसेबिलिटी बेनिफिट की बात करेगा जो पिछले में भी था, आश्रितों डिपेंडेंट बेनिफिट की बात करेगा कि नहीं करेगा, साथ में मेडिकल बेनिफिट देगा, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी की बात करेगा कि कोई भी अगर कर्मचारी है इस तरह की समस्या हो जाती है, इसको रिहैबिलिटेशन की फैसिलिटी देगा, बेरोजगारी भत्ता देगा। ठीक है, अब ये संस्कार लिखा हुआ है, संस्कार मतलब यार जो यार ना फ्यूनरल की बात करेगा, ठीक है, अंतिम संस्कार, दाह संस्कार की बात करेगा, क्लियर है। और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है। तो इन सब को आपको याद करना है। और याद कैसे होगा? सिर्फ रट्टा मारने से याद नहीं होगा, क्योंकि बार बार इसको पढ़ने से याद होगा। तो जो आपको पीडीएफ मिलती है दोस्तों, उसको निकाल के कम से कम दिन में 1-2 बार तो जरूर देख लिया करिए, ठीक है। नहीं तो पढ़ते चले जाएंगे और इधर से भूलता चले जाएगा, बाद में कहेंगे कि यार लेबर एक्ट में कुछ समझ में नहीं आया, हम पढ़े ही नहीं। ठीक है, यही छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन आता है दोस्तों। मैं जल्दी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है, और उसमें आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि आपको अपना दिमाग लगाना, नहीं तो आप लोग का कॉन्सेप्ट है कि भैया रट्टा मार लेना है, जो मिल गया उसको रट्टा मार ले। रट्टा नहीं मारना है, दिमाग लगाना है। ये पेपर यार यूपीएससी ले रहा है, जो ईपीएफओ का पेपर है ये यूपीएससी ले रहा है, ठीक है दोस्त। और इसकी सबसे खास बात है कि रट्टा पे जोर कम देता है, ये कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट पे जोर देगा, मेन प्रोविजन पे देगा, ठीक है, फैक्ट पे देगा। कोई कहे अगर फैक्ट पे नहीं देता तो गलत बात है, फैक्ट पे देगा। तो उस फैक्ट को याद करना जरूरी होगा कि नहीं, और उस फैक्ट के साथ ये जब कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन देगा तो वही सॉल्व करना टफ हो जाता है। और अगर आप बार बार पढ़े रहेंगे तो आपके फैक्ट भी क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होंगे और आसानी से अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। समझ गए? क्लियर है? तो रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंस है पता चल गया ना। तो बार बार पढ़ना है, ठीक है। पहले वाला जो फर्स्ट वाला अपना लेबर लॉ का इंट्रोडक्शन था, वहां से लेके आज तक का और जो आगे पढ़ाया जाएगा सब तक का बार बार आपको रिवाइज करके चलना है, तभी दोस्तों आप उसको रिकनेक्ट या इंटर रिलेट कर पाएंगे चीजों को। कि जब सबके छोटे छोटे प्रोविजन को जानेंगे तो जाके ही हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है। वही चीज आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, समझ रहे हैं? वही चीज आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। क्लियर है? ये तो हुई ज्ञान की बातें। फिर पढ़ाई में लौटते हैं, आगे बढ़े, ठीक है। ध्यान दें कि देखिए अदर प्रोविजन की अगर बात करेंगे, अदर प्रोविजन की अगर हम बात करेंगे तो इस कानून के अंतर्गत अनेक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें और दी हैं और चीजें प्रोवाइड की गई हैं जो लाभ, प्रशासन, विवादों का निपटारा, गलती एवं दंड इत्यादि से संबंधित है। जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है वो निम्नलिखित है, मतलब कि सब इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो गिवन है, जो मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान देना, ध्यान से समझना दोस्तों। तो अदर प्रोविजन में हम पाते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना है दोस्तों, कि कर्मचारी को एक साथ बीमारी और मातृत्व लाभ, ठीक है, कि एक साथ बीमारी और मातृत्व लाभ या बीमारी तथा अस्थायी अपंगता लाभ या मातृत्व लाभ तथा अस्थायी अपंगता लाभ क्या किया जाएगा? नहीं प्रदान किया जाएगा। कि एक साथ एक से अधिक बेनिफिट वो नहीं ले सकता, समझ गए? कि एक साथ अधिक बेनिफिट, एक से अधिक बेनिफिट नहीं ले सकता। क्लियर है? यानी केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार है
मतलब नियम बनाने, रूल बनाने का अधिकार किसके पास है? वो केंद्र सरकार के पास है। तो किस तरीके से कानून बनाया जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग, वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो ईएसआई कॉरपोरेशन मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ मिलकर विचार विमर्श करके रूल बनाती है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ईएसआई कॉरपोरेशन के साथ दोनों एक दूसरे से बातचीत करके रूल बनाते हैं। अब देखिए क्या लिखा है कि विचार विमर्श करके इस कानून के प्रावधान संबंधित आवश्यक नियम बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट राजकीय गजट, जो नोटिफिकेशन होता है ना, गजट में नोटिफिकेशन देकर इसे लागू करती है और उस गजट को संसद के समक्ष रखना आवश्यक है। मतलब पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करना जरूरी होता है। अगर एक बात मैं पूछूं, पार्लियामेंट क्या होती है? पता होगा, बिल को पुट किया जाता है और जो बिल पास होकर निकलेगा वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और संसद, जो पार्लियामेंट का संगठन, वो क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला के बनता है। छोटी बात है लेकिन पेपर में आ जाता है। पॉलिटी में तो आप पढ़ ही रहे हैं, छोटी बात यहां एक बार रिवाइज हो गया आपका। आगे बढ़ा जाए? ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों। अब देखिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स अंडर दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन, कंसल्ट करता है किससे? ईएसआई के साथ, ठीक है। उसके बाद वो इसके लिए रूल बनाता है, ठीक है, प्रोविजन करता है इसमें। समझे नहीं समझे? उसके बाद गैजेट बनाया जाता है। इसका गैजेट बनने के बाद वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यही बात लिखी थी, समझ गए? नहीं समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ा जाए? आ गया? ठीक है, ध्यान देना। अब गलती एवं दंड का प्रावधान है। मतलब अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। समझे नहीं समझे? अब आगे पढ़ेंगे क्या है, अभी मैं बताऊंगा। लिखा है, अच्छे से लिखा है, जो 84 to 86 इसमें है सेक्शन, उसमें बताया गया है। समझे नहीं समझे? तो ये बात है, लेकिन बात को समझिए कि गलती एवं दंड, इसके अंतर्गत कुछ गलतियों की स्थिति में दंड देने का भी प्रावधान किया गया है। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर ये भी कुछ गलती करता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसे दंड दिया जाएगा। और या कोई एम्प्लॉयर है, वो भी अगर गलती करता है तो इसे भी दंड दिया जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान देना कि गलती क्या हो सकती है। सपोज करिए एम्प्लॉय कुछ झूठ बोल दिया, कुछ गलत बात बता के और उसका बेनिफिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। समझे नहीं समझे? ठीक है, क्लियर है? तो भी उसे दंड देने का प्रावधान किया गया। आगे है कि कितना देना है कितना नहीं देना, ये सब बात है, अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन बात को समझिए। अब वही कुछ एम्प्लॉयर के द्वारा गलती की जा रही है। किस तरीके से गलती, समझना है दोस्तों। क्या होता है? ईएसआई फंड बनता है। क्या बनता है? फंड बनता है। आगे इसको मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझाया हूं, लेकिन यहां समझ लीजिए थोड़ी, वहां रिवाइज हो जाएगा। ईएसआई फंड बना। अब ईएसआई फंड में दोनों की रिस्पॉन्स, मतलब दोनों के कंट्रीब्यूशन का पैसा जाता है, ठीक है, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन इस कंट्रीब्यूशन में जो पैसा इकट्ठा करके यहां पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है वो एम्प्लॉयर की होती है। कंट्रीब्यूशन तो दोनों का होता है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है यहां तक पहुंचाने की? वो एम्प्लॉयर की है। अगर एम्प्लॉयर, अब देखिए एम्प्लॉयर को दो जिम्मेदारी दी गई, उसी से हमें समझना कैसे उसका दंड वाला प्रावधान आएगा कि ये एम्प्लॉयर जो है अपना भी कंट्रीब्यूशन देगा, ये अपना देगा।
इन दोनों इस कंट्रीब्यूशन को इकट्ठा ये करता है। सपोज करिए इसने अपना कंट्रीब्यूशन इनको दिया, क्या वो सैलरी से कट जाता है, बात को समझिए। लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन इसके पास है, अगर ये उस पैसे को यहां नहीं पहुंचा रहा है तो भी दंड का प्रावधान होगा, ठीक है। और दूसरा जो इसको देना है, इसके लिए इसको भी देना है कुछ परसेंटेज, तो ये जो इसको भी देना है अगर वो भी नहीं पहुंचाता है यहां पे तो भी दंड का प्रावधान किया गया। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि एक बार कोई गलती कर दिया फिर दोबारा वही गलती करेगा तब भी प्रावधान होगा, और कुछ अदर प्रोविजन भी होंगे। समझ में आएगा नहीं समझ में? आगे है, इसको समझ जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़े, ध्यान देना इधर। तो उन प्रावधानों को समझते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशन है, क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं उसमें, ठीक है। तो आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या लिखा है, यदि कोई व्यक्ति मतलब कोई पर्सन, ठीक है, लाभ प्राप्त करने के लिए गलत सूचना मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन की देता है तो या अनुमति प्रदान करता है तो उस स्थिति में उसे 6 माह तक का कारावास साथ में 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंडित किया जा सकता है। कौन सा सेक्शन बोला? 80। मतलब यह क्या कहना चाह रहा है कि 6 मंथ का उसे जेल होगा, साथ में 2000 रुपए का दंड भी दिया जाएगा। अब देखिए, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, या तो दोनों साथ में दिया, वो तो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आई नहीं समझ में आया? कि यहां पे अगर गलत इंफॉर्मेशन देके कोई व्यक्ति मतलब एम्प्लॉय कोई लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसे उस स्थिति में 6 माह तक का कारावास या 2000 रुपए का जुर्माना या इन दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोनों एक साथ लगाए जा सकते हैं, ठीक है नहीं? ठीक है, समझ गए कि मे बी पनिश्ड विथ डोनेशन। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर है, आगे बढ़ाइए। अब ध्यान देना दोस्तों, जो अगला जो कंडीशन है वो क्या कहता है, यदि कोई नियोजक मतलब एम्प्लॉयर, यदि कोई नियोजक कर्मचारी की मजदूरी से कटौती किए गए अंशदान मतलब कंट्रीब्यूशन कि जो मजदूर है, जो एम्प्लॉय है, उसके कंट्रीब्यूशन की जो राशि है, कि जो मतलब पैसा है, मनी है, ठीक है, को जमा नहीं करता है तो उस स्थिति में उसे 1 वर्ष से 3 वर्ष मतलब 1 ईयर to 3 ईयर, पहला पॉइंट, तक का कारावास मतलब जेल, ठीक है, तथा 10,000 रुपए तक की जुर्माना से दंडित किया जा सकता है, साथ में 10,000 रुपीज। अगर कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को अगर जमा नहीं करता है तो उसे 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की सजा मतलब 1 ईयर to 3 ईयर का जो जेल का प्रोविजन किया गया है, साथ में 10,000 रुपए तक का आर्थिक दंड लगाया गया है। कैश पेनाल्टी की बात की गई। क्लियर है, समझ में आया नहीं समझ में आया? ठीक है, अगला प्रोविजन देखे, चलिए। अब देखिए अगला प्रोविजन क्या कहता है, नियोजक द्वारा अंशदान की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में, नियोजक द्वारा अंशदान की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उसे 6 माह से लेकर 3 वर्ष की सजा मतलब 6 मंथ से लेके 3 ईयर की सजा, ठीक है, कारावास मतलब जेल तथा 5,000 रुपए तक का जुर्माना, 5K का जुर्माना। अब देखिए यहां क्या करना चाह रहा कि हम आपको बताएं कि ESI जो फंड है, अभी आगे क्लियर भी हो जाएगा, उसको खूब अच्छे समझाऊंगा
कि उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है और उस कंट्रीब्यूशन को सरकार के पास जमा करने की किसकी जिम्मेवारी होता है, वो एम्प्लॉयर का होता है। तो एम्प्लॉयर पिछला जो हम पढ़े थे अभी से पहला वाला प्रोविजन, उसमें एम्प्लॉय के पैसे की बात किया है कि एम्प्लॉय का पैसा जो कटा हुआ है वो एम्प्लॉयर के पास है, अगर उसे नहीं जमा करता है तो उसे कितना कितना सजा देने की बात की गई, 10,000 रुपए का प्रावधान किया गया कि नहीं किया गया। अब बात करते हैं जो एम्प्लॉय को देना है, एम्प्लॉयर को देना है कि एम्प्लॉयर जो अपना कंट्रीब्यूशन देगा, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे 6 माह से 3 वर्ष तक का कारावास होगा, साथ में 5,000 रुपया जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब देखिए समझना क्या, यहां कंफ्यूजन होगा कि किसमें क्या है किसमें क्या है। अब ध्यान दीजिए, ये वाले में वहां 1 वर्ष की बात की गई थी, 1 ईयर था कि नहीं था, और पैसा भी कितना था, 10,000 था। देखिए क्यों ऐसा किया गया। पहली बात तो यहां एम्प्लॉयर जो है वो सिर्फ अपने पैसे को चुरा रहा है, समझ में आया नहीं समझ में आया। और वहां अगर देखेंगे तो एम्प्लॉय के भी पैसे को चुरा रहा है, मतलब एम्प्लॉय के राइट को वो हनन कर रहा है या चुरा रहा है या समाप्त कर रहा है। समझ में आया नहीं समझ में आया। उसी बेसिस पे एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलने वाला है, समझे नहीं समझे। तो वो ऑफेंस, वो जो अपराध है वो और बड़ा अपराध है, उसमें बड़ा प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से दिमाग में रख लेना, जहां दोनों कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय का पैसा मार रहा है तो उसके लिए बड़ी सजा के प्रावधान किया गया, और जहां वो सिर्फ अपना पैसा मांग रहा है उससे थोड़े से कम का प्रावधान किया गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। देखिए दोस्तों, हम लोग को अगला जो पढ़ना है वो क्या कहता है कि कानून के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में, ठीक है, कि जो अन्य अदर्स प्रोविजन है उनका अगर उल्लंघन होता है, कि उसका वायलेशन होता है, कि स्थिति में 1 वर्ष तक का कारावास, 1 ईयर का जो जेल है, या 4,000 रुपए तक का जुर्माना, या 4,000 का जुर्माना, या दोनों और बोल। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अदर प्रोविजन की स्थिति में क्या होगा कि अगर वो उसका उल्लंघन करता है तो 1 साल का जेल, साथ में 4,000 का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। समझे नहीं समझे दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई। आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान दे रहे हैं, अब देखिए दोस्तों, जो फंड वाली बात कर रहे थे ना उसका क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से समझना है कि देखिए ये एरो लगा के बनाया गया ना, ध्यान दीजिएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक फंड बनाती है, कि जो ये फंड है ESI फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पहला क्वेश्चन समझे नहीं समझे, ये क्वेश्चन है भाई, पूछ ले। अब ध्यान दीजिएगा, इस फंड के अंतर्गत एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, कि मतलब जो ESI फंड है उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर। ये बात बता चुका हूं मैं पहले भी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है कि यदि आपकी इस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट में कवर होती है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपकी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इस एक्ट में कवर होती है, मतलब इसके अंतर्गत आती है, कि मतलब ये लॉ आपकी फैक्ट्री पे एप्लीकेबल है। समझे नहीं समझे, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पहला की पॉइंट क्या मिला कि इस फंड को बनाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, क्लियर है। आगे चार्ट है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब बात आती है कितना कितना कंट्रीब्यूशन होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आइए। अब देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना चीजों को, कि जो फंड बनता है दोस्तों, जो फंड बनता है
वो हमें पता चल गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। अब उस फंड में जो पैसा जाता है, जो शेयर होता है, वो किस बेसिस पे होता है? तो पहली बात समझ लीजिए कि जो व्यक्ति है, जो सैलरी पा रहा है, उसके वेज का प्रतिशत जाता है। क्या जाता है? वेज का, मतलब जितना उसकी मजदूरी है उसका परसेंटेज दिया जाता है। अब बात करते हैं वो परसेंटेज कितना कितना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंप्लॉयर के लिए हम समझते हैं, इंप्लॉयर के लिए देखिए 2-2 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझा दूंगा। जो पहले रेट था दोस्तों, जो पहले रेट था वो 4.75% था। किसका? वेज का। किसके वेज का? जो इंप्लॉई है। समझे नहीं समझे? कि इंप्लॉय के वेज का इतना प्रतिशत जिम्मेवारी होगी इंप्लॉयर को देने की। समझे? साथ में जो इंप्लॉय की सैलरी है उससे इतना प्रतिशत कम होता था, 1.75। ये दोनों कटने के बाद इंप्लॉय के सैलरी का इंप्लॉयर के पास होता था। अब इंप्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ESIF में जाके इसको जमा करें, डिपॉजिट करें। समझे नहीं समझे दोस्तों? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है बताइए? मतलब प्रतिशत आप समझ गए, किसका प्रतिशत? जो इंप्लॉय है उसके सैलरी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंप्लॉयर भी उसके सैलरी का कुछ प्रतिशत अपने से देगा, साथ में इंप्लॉय अपने सैलरी से कुछ कटवाएगा। वो दोनों पैसा इंप्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ESI फंड में ले जाके जमा करें। अब देखिए एक क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि ये कब जमा होगा? कब जमा होगा? तो जमा तब होता है, सपोज करिए, ध्यान से समझ लेना कि सपोज करिए ये जो भी मंथ चल रहा है, ठीक है, तो इस मंथ का एंड हो गया 30 दिन बाद, हुआ कि नहीं हुआ? समझे नहीं समझे? जैसे दिसंबर है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर खत्म होगा 31 को। अब इस दिसंबर महीने का जो पेमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनका प्रतिशत कटेगा, इनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कट जाएगा। अब परसेंटेज जो कंट्रीब्यूशन है वो इंप्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, नेक्स्ट 15 दिन में, अगले 15 दिनों में ESI तक जमा करें। समझे नहीं समझे? कि अगले 15 दिनों में ESI के पास जमा करें। क्लियर है? अगर नहीं करता है तो आपको पता है प्रोविजन दिया गया है, दंड दिया जाएगा, पेनल्टीज है, जिसमें जेल का प्रोविजन के साथ कैश पेनल्टीज की भी बात की गई है। की गई कि नहीं की गई है? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? आ गई। अब देखिए जो यहां जो चीजें लिखी हुई हैं, 2-2 रेट लिखे हुए, उसको समझिए। गवर्नमेंट ने प्रेजेंट टाइम में इस रेट को रिड्यूस करके 4% इंप्लॉयर के लिए कर दिया है और 1% इंप्लॉय के लिए कर दिया है। समझे नहीं समझे दोस्तों? ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो जो करंट रेट चल रहा था वो इतना था, जो एक्ट में बताया गया था वो प्रेजेंट टाइम में इतना कर दिया गया। मतलब यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उस रेट में चेंज कर सकती है टाइम टू टाइम। ठीक है नहीं? ठीक है, आगे लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर? इतना बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है जो आगे है कि नोट डाल के, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है कि नई कंपनी या फैक्ट्री जो शुरुआती 24 महीने, मतलब इसमें चेंज किया गया है इसलिए बता रहा हूं कि जो अभी कोई स्टैब्लिश हुआ, कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई, अभी उसको 24 महीने नहीं हुए हैं, कि मतलब स्टैब्लिश से 24 महीने के लिए क्या प्रोविजन किया गया है वो भी बात बताता हूं, आगे लिखा हुआ है। वहां देखेंगे हम इंप्लॉयर का शेयर और भी कम होगा, इंप्लॉय का भी शेयर कम होगा, 3 और 1% की बात करेगा। समझे नहीं समझे? तो देखिए आगे, अब ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए इधर जो एम्प्लॉयर है, जो नई स्टेब्लिश कंपनी हो रही, उसमें 3% देगा और जो एम्प्लॉय है वो 1% देगा। किसका? वेजेज का। समझे कि नहीं समझे? समझे नहीं समझे? क्लियर है? यहां तक समझ में आई? अब देखिए दोस्तों, इस एक्ट के अंतर्गत मैक्सिमम वेज लिमिट को भी बनाया गया है, जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। क्योंकि रीजन है, सब कुछ करिए दोस्तों कि बहुत सारी फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे ऐसे भी छोटे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन, यहां देखिए इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तो इंप्लॉयर पे बर्डन ना पड़ जाए, इस बात का भी ध्यान रखा है। क्योंकि मैं पहले क्लास में आपको पढ़ाते वक्त एक बात समझाया था कि गवर्नमेंट है, इधर एम्प्लॉय है, इधर एम्प्लॉयर है, और इन तीनों का रिलेशन लेबर लॉ के अकॉर्डिंग देखा गया था नहीं देखा गया? और हम बोले थे कि गवर्नमेंट है, कोई भी लॉ बनाएगी तो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगी। और इसका मतलब ये नहीं था कि इसका ध्यान नहीं रखेगी, इसका मतलब ये नहीं था कि एम्प्लॉयर का ध्यान नहीं रखेगी। फिर आगे हम ये भी कहे थे कि अगर इन दोनों का ध्यान में रखा जाएगा तो जो सिस्टम है उसको अच्छे से रन कराया जा सकता है। अगर सिस्टम अच्छे से रन करेगा तो नो डाउट उस देश की इंडस्ट्री अच्छे से रन करेगी, और वो देश का जो ग्रोथ रेट होगा वो अच्छा होगा। समझे? क्लियर है? अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। समझे नहीं? अब ईज ऑफ बिजनेस डूइंग इंडेक्स में इन सब जो रूल बनाते हैं ना, उसका इंपैक्ट पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग इन सब चीजों को भी ध्यान दिया जाता है उस इंडेक्स को बनाते समय, कि किस देश में कितना आसानी से कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं इंडस्ट्री के लिए या एम्प्लॉय के लिए। समझे नहीं समझे? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे, एक मैक्सिमम वेज की बात करता है, मैक्सिमम वेज का। अच्छा, एक छोटा सा बात बताता हूं दोस्तों, जो ये भी नया मतलब इंप्लीमेंटेशन है, जब आपको करंट की क्लास कराऊंगा तो वो भी बता दूंगा कि अगर कोई इंप्लॉय है जिसका सैलरी 137 रुपया और इससे कम है, जिसकी सैलरी 137 रुपीज और इससे कम है, उसमें इंप्लॉय को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता है। किसकी जिम्मेदारी होती है? सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉय की। क्या सैलरी इतना कम है उसका, तो बेचारा क्या देगा यार? समझे नहीं समझे? पर डे के हिसाब से देखा जाता है। समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े, अब समझते हैं। अब देखिए, ये जो अगला बताऊंगा क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वेज लिमिट। तो अभी तक कुछ टाइम पहले तक जो मैक्सिमम वेज लिमिट थी वो कहीं न कहीं 15,000 रुपए थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया? 21,000। समझे नहीं समझे? इंप्लीमेंट करके कितना हो गया? 21,000। कब से हुआ? 2016 से। जब स्टार्ट हुआ था तो 6500 रुपया था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते इसको बढ़ाया गया। समझ गए? क्लियर है? मैक्सिमम वेज लिमिट है मंथली के अकॉर्डिंग। क्लियर है ना? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा भी है, आप समझ जाएंगे कि 1997 इतना था, बाद में इतना हुआ, बाद में इतना हुआ, बाद में इतना हुआ। अब देखिए नोट, केंद्र सरकार समय समय पर परिवर्तित करती है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर इसमें चेंज किया जाता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, अब ध्यान देना। अब देखिए क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, समझ गए, लेकिन फिर भी एक बार और पढ़ेंगे, एक बार और समझेंगे, क्योंकि कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा
कि हर एक इंप्लॉय कवर नहीं होता है। अब देखिए, केवल वही इसमें कवर होते हैं जिनकी मासिक मजदूरी एक सीमा से कम होती है। ज्यादा की बात नहीं करेगा, कम की बात करेगा, समझे? यही स्टेटमेंट में यही लिख देगा। आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। पता क्या होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है और टिक मार के चले जाते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यूपीएससी बहुत खेल करती है इसमें, ठीक है? अब नहीं है, कम है, ज्यादा है, इन्हीं सब बातों को ध्यान रखना। ये की पॉइंट होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक है? अब पेपर में दे देगा कि ऐसे दे देगा कि एम्प्लॉयर, हर एक एम्प्लॉयर कवर नहीं होता, तुरंत देखेंगे अरे ये तो पढ़ा हुआ है, मतलब ये बात सही लिखी हुई है, ठीक है? देखेंगे आगे और भी पढ़ेंगे तो जिसकी मासिक मजदूरी एक सीमा से, ध्यान ही नहीं देंगे उसके बाद कम होता है कि ज्यादा होता है लिखा है। समझे नहीं समझे? क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रख के पढ़ना है, ठीक है, कि एक निश्चित सीमा से कम होती है। क्लियर है? अब आगे देखिए अगला क्या कर रहा है। यदि कोई बेनिफिट, मतलब अभी इसको मैं समझा देता हूं कि सपोज करिए कि कोई फैक्ट्री है वहां कुछ अदर बेनिफिट दिए जा रहे हैं जो इससे अच्छे देते हैं, मतलब इस एक्ट के जो प्रोविजन है उससे अच्छे प्रोविजन वहां है, तो कोई जरूरत नहीं है लागू करने की। समझे नहीं समझे? जैसे टाटा स्टील है, टाटा स्टील में बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाती है, समझ गए? तो आगे पढ़ते और समझते हैं। ध्यान देना कि यदि कोई बेनिफिट पहले से मिल रहा है और इस एक्ट के लागू होने के बाद कम होता है तो यह लागू नहीं होगा। समझे कि किसी भी इंडस्ट्री में ऑलरेडी ऐसे बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर इस एक्ट को वहां अप्लाई किया जाता है या अप्लीकेबल किया जाता है तो वो बेनिफिट रिड्यूस हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, वहां ये अप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर है? साथ में ही आप पाएंगे बात कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ इंडस्ट्री को छोड़ भी सकती है कि भाई आप पे हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट कैसी इंडस्ट्री को छोड़ती है? जहां ऑलरेडी इससे बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। समझे नहीं समझे? ठीक है? जैसे बहुत सारे पीएसयूज है, एनटीपीसी, भेल, आईओसीएल, सेल, गेल, पता ही नहीं पता है ये सब महारत्ना कंपनियां। पेपर में पूछ लेगा, रट्टा मार लीजिए कि कितनी हो गई हैं, कौन कौन नई आई हैं इसमें, पेपर में पूछेगा, पता है ना? आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिए इधर, ध्यान क्या देना है। अब देखिए, विवादों के निस्तारण में, ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कहां पे सॉल्व किया जाएगा? इसकी व्यवस्था की गई है कि एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड की व्यवस्था की गई है। मतलब एक कोड की व्यवस्था की गई है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है उस कोड का एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड कहा जाता है। कि मतलब इसका एक अपना स्वतंत्र कोर्ट भी है। समझे नहीं समझे? जहां इस तरीके का प्रोविजन है डिस्प्यूट सॉल्व करने का, ठीक है? आगे बढ़े, अब ध्यान देना कि सरकार किसी भी क्षेत्र में स्थित किसी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठानों को इस अधिनियम से छूट दे सकती है। पहले ही बता चुके, समझे नहीं समझे? तो याद कर लेना इस चीज को। देखिए दोस्तों, थोड़ा एक्ट बड़े बड़े हैं ये सब, ठीक है, और प्रोविजन भी बहुत सारे हैं, लेकिन हर प्रोविजन को ध्यान देना, क्योंकि ये देखिए आपको कहीं कॉम्प्लेक्स करके मैं बता रहा हूं या एकदम किताबी लैंग्वेज ले आ रहा हूं, बुकिस्ट लैंग्वेज भी नहीं है, ठीक है। इसको जितना हो सका उतना सरल या आसान करने का कोशिश किया गया है, और इधर उधर भटकना नहीं है। ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश पेपर आएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक नहीं? ठीक है, ठीक है। माहौल बनाए, आप बड़ा बड़ा अंग्रेजी में बात करके अगर हम माहौल बनाए, कितना अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। कुछ अच्छा नहीं है, पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। तो जो ऑथेंटिक चीजें हैं वो पढ़ना है हमें, उस चीज को नहीं छोड़ना है, इधर इधर ध्यान कम देना है, सारा ध्यान कंसंट्रेट करना है पढ़ाई पे, पेपर तक अच्छी नौकरी लेके रहना है। अब ध्यान दीजिए, आइए आगे पढ़ते हैं। अब
के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ डिफिनेशन है, उसको समझ लेते हैं। पूछ लेता है ये डिफिनेशन, जो फैक्ट्री है ना भाई, आप इंटरव्यू में जब जाएंगे तो हो सकता है सबसे पहला क्वेश्चन हो जाए आपसे, लोगों से हुआ है, ठीक है। ये फैक्ट्री के डिफिनेशन को पूछ लिया गया है, और अच्छा लोग नहीं बता पाता है, तो उस बात को समझना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ। अब ध्यान देना इधर, कि जिसमें कोई भी फैक्ट्री जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति काम कर रहे हो, या पिछले 12 माह से काम कर रहे थे, कि मतलब कोई भी फैक्ट्री जिसमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति, मतलब 10 और मोर देन 10% अगर वर्क कर रहे हैं या एम्प्लॉयड है पूरे 12 मंथ में, एनी कैलेंडर ईयर में, ठीक है, तो वो फैक्ट्री के दायरे में आएगा। लेकिन वो जो 12 माह से काम कर रहे हैं और जिसके किसी विभाग में विनिर्माण की प्रक्रिया शक्ति की सहायता से चलाई जा रही है, मतलब कहना यह चाह रहा है कि उस फैक्ट्री में, मतलब ये कहना चाह रहा है कि उस फैक्ट्री को फैक्ट्री तब कहा जाएगा जब उसमें कम से कम 10 व्यक्ति काम कर रहे हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि 12 माह के बीच, मतलब 12th मंथ के बीच कभी भी किए हो। और तीसरी बात, वहां प्रोडक्शन यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य हो रहा है। और चौथी बात यहां पे है कि वो पावर के हेल्प से किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है, तो वो फैक्ट्री के दायरे में आएगा। साथ में यहां बात और लिखी गई है कि अगर वो पावर की प्रक्रिया, मतलब पावर की हेल्प से अगर प्रोडक्शन नहीं चल रहा है और उस फैक्ट्री में 20 या अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं, पिछले 12 माह में किसी भी दिन किए हो, तो भी वो फैक्ट्री कही जाएगी। मतलब एक जगह बात करेगा पावर के साथ जनरेशन की बात करेगा, पावर के साथ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की बात करेगा, एक जगह पावर की बात नहीं करेगा। जब पावर की बात नहीं करेगा तो 20 व्यक्ति को ध्यान में रखना है, जब पावर की बात करेगा तो 10 व्यक्ति को ध्यान में रखना है। क्लियर है? समझ में आया नहीं समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिए। अब देखिए, जो अगली डिफिनेशन है इसमें वो नियोजक की बात करेंगे। हमें पता है नियोजक मतलब क्या है, इंप्लॉयर है, तो इंप्लॉयर की बात करेंगे, ठीक है। समझ में आएगा? समझ में? पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ये, ठीक है। अब देखिए क्या नियोजक का अभिप्राय, मतलब नियोजक मीन्स ऐसा कोई भी ऐसे व्यक्ति से है जिसने अधिनियम के दायरे में आने वाले किसी कारखाने के प्रधान नियोजक का कार्य पूर्णतः या अंशतः करने का दायित्व लिया है। मतलब कि जो नियोजक का कार्य है वह पूर्णतः या अंशतः, मतलब टोटली या पार्शियली रूप से उस यूनिट में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर का रोल अदा करेगा। पहली बात तो ये, ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात ये है, ऐसे दिमाग में जनरल चीजें दिमाग में बैठाना है। अब डिसीजन मेकर मतलब हमको ये नहीं समझ लेना यार कि उस कंपनी में कोई इंजीनियर है सपोज करो, या कोई ऑफिसर है उसी को ले लेना, नहीं यार, ठीक है। जो उसके रूल्स रेगुलेशन में चेंज कर सकता है उसके बारे में कहीं ना कहीं बात करेगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्या है उसको समझते हैं। ध्यान ये देना दोस्त कि इसमें दो तरीके के नियोजक होते हैं, दो तरीके के इंप्लॉयर होते हैं, एक प्रिंसिपल इंप्लॉयर होता है, एक इमीडिएट इंप्लॉयर होता है, ठीक है। इन दोनों के अंतर को समझेंगे। मतलब अगर हम पाते हैं दोस्त कि जो प्रिंसिपल इंप्लॉयर होता है वो मेन ओनर होता है, कि जिसने फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया है या लगाया है, जैसे अंबानी था, समझे नहीं समझे। अब जो इमीडिएट इंप्लॉयर होता है दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इनके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, मतलब ओनर के द्वारा, प्रिंसिपल इंप्लॉयर के द्वारा अपॉइंट किया गया है, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इंप्लॉई को अपॉइंट कर सके। समझे नहीं समझे? कि जो
इमीडिएट एम्प्लॉयर होता है वो खुद ही एक एम्प्लॉय है कहीं ना कहीं, और किसके द्वारा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा रखा गया है, समझे। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना है, समझे नहीं समझे। तो ये दोनों एम्प्लॉयर की परिभाषा में आते हैं, समझे नहीं समझे, ठीक है। यहां से एक कंक्लूजन और निकलेगा, समझना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट घुमा हुआ है। क्या कहता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा भी एम्प्लॉय रखे जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और साथ में जो ये इमीडिएट एम्प्लॉयर है ये भी एम्प्लॉय को रख सकता है, समझे नहीं समझे, क्लियर है। तो दो कैटेगरी के एम्प्लॉय भी दिख गए, एक डायरेक्ट जो प्रिंसिपल एम्प्लॉय के द्वारा डाले जा रहे हैं, एम्प्लॉयर के द्वारा लाए जा रहे हैं, एक उसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति को अपॉइंट किया गया वो किसी एम्प्लॉय को ला रहा है। इंडस्ट्री में होता है नहीं होता है, अंबानी साहब सबको एम्प्लॉय नौकरी देते हैं कि वही इंटरव्यू लेते हैं, हाँ भाई हम इंटरव्यू लेंगे और तुमको अपॉइंट करेंगे, नहीं ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बना हुआ है चीजें, सिस्टमैटिक, क्लियर है। अब तीसरी बात और समझनी है कि एक तरह के एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉय आ रहे हैं। अब इनका काम क्या है, थोड़ा बारीकी समझना है। सपोज करिए ये जो कंपनी है वो एक कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करती है और कहती है भाई ऐसा है कि मुझे इस स्किल के लोग चाहिए, ठीक है, और आप हमको हायर करके देंगे। बहुत सारी इंडस्ट्री में अभी देखा जाता है ये चीज, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि कहेगा ठीक है मैं काम करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय हायर करेगा, ठीक है, और उसको लाएगा और इस इंडस्ट्री, जो कोई भी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंतर्गत अगर वो वर्क करेंगे, इस इंडस्ट्री में जाकर अगर वो वर्क करते हैं तो उसे भी उस इंडस्ट्री का एम्प्लॉय माना जाएगा, समझ गए। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए। एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर की बात करेंगे तो हम दो तरीके के हैं, एक प्रिंसिपल एक इमीडिएट, अदर होते हैं मतलब नहीं है, लेकिन यहां के लिए हमें समझना है। साथ में यहां एम्प्लॉय भी दो तरीके के मेन वो हो गए, साथ में इस इंडस्ट्री का वो भी एम्प्लॉय होगा जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आ रहा है, समझे नहीं समझे, क्लियर है। इन सबको बेनिफिट मिलेगा, इन सब एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा इस एक्ट का, समझे नहीं समझे, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, ठीक, ध्यान देते हैं आगे। अब देखिए, आप पहले बता रहे थे ना दोस्तों कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए क्या लिख रहा है, ध्यान से समझना है कि लिखना क्या चाह रहा है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और ए मेजर port or mines or oil field, the central government, and in all other cases the state government। मतलब किन किन केसों में सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी और किन किन केसेस में स्टेट गवर्नमेंट होगी, समझे नहीं समझे, क्लियर है। तो साफ साफ बताया गया कि इन केसों में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और अदर में कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, समझ गए। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही रूल्स बना रही थी या लागू कर रही थी, ध्यान है नहीं ध्यान है। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स लागू की, फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रोल आता है कि वो बेसिक डिसीजन लेगी, समझे नहीं समझे दोस्तों, क्लियर है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के शब्दों को समझ गए, ये सब डिफिनेशन इंटरव्यू में पूछा जाएगा, समझे नहीं समझे, तो ध्यान रखना इन सब बातों को, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो। अब देखिए, बता ही चुका, इस चीज को समझा चुका हूं कि वैसे कोई प्रतिष्ठान जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो, कि मतलब कंट्रोल में किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट का, या रेलवे प्रशासन या पत्तन या खान या तेल क्षेत्र की स्थिति में केंद्र सरकार को तथा अन्य स्थिति में राज्य सरकार को उपयुक्त सरकार माना जाएगा, समझ गए। नहीं समझे तो बताइए और समझाएं, आगे बढ़ा जाए। ध्यान देना, इधर देखना, अगले पॉइंट को समझना दो।
यार समझ में आ रहा है ना कि बस कहानी चल रही है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आपको मैसेज करना है, आपको बताना है। ठीक है, मैं देख लूंगा और कोऑर्डिनेट कर लूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। समझे नहीं समझे? क्लियर है? आगे बढ़े, अब ध्यान देना अगला पॉइंट, इधर ध्यान दीजिए। उस एक्ट में भी आश्रितों के बारे में बताया गया था। इस एक्ट में भी आश्रितों मतलब डिपेंडेंट की बात करेगा। ठीक है, कि किन किन को डिपेंडेंट इसमें माना गया है। तो अब ध्यान से समझ लीजिएगा, ये पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसका की पॉइंट मैं समझा दूंगा। तो ये सारे हैं, ये सारे लोग डिपेंडेंट के अंतर कैटेगरी में आएंगे। कृपया करके, ठीक है, रिक्वेस्ट है, एक बार थोड़ी देख लीजिएगा इसको। ठीक है, और इसके की पॉइंट पे मैं आपको ले चलता हूं। ठीक है, आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिए। अब इसका की पॉइंट क्या है भाई, कि अर्थात आश्रित के अंतर्गत मतलब डिपेंडेंट के अंतर्गत मृत व्यक्ति कि जो एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, जो एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उसकी वाइफ आएगी, मतलब विडो। साथ में 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित पुत्र या भाई, मतलब भाई भी है, ध्यान रखना है, अविवाहित पुत्र या भाई या बहन, माता पिता, दादा दादी, संबंधी का कोई लड़का, मतलब संबंधी का भी लड़का, या अविवाहित लड़की जो 18 वर्ष से कम आयु की हो। ठीक है, एक तो 18 वर्ष से कम आयु की पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, ये पेपर में फंसा देगा कि ऐसे पूछ लेगा कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट के अंतर्गत निम्न आते हैं। वहां लिख देगा कि ऐसे, मतलब पहले तो अच्छा लिखेगा कि हाँ ये तो सही है, ये तो सही है। बीच में एक फंसा देगा, क्या लिखेगा कि 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित पुत्र या 21 वर्ष से कम आयु की विवाहित पुत्री। फंस गया? समझे नहीं समझे? तो इस बात को ध्यान में रखना है। समझ गया? रिलेटिव्स तक की बात किया भाई, संबंधी का कोई लड़का, इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। अच्छा, एक छोटे शब्द को और समझा देता हूं। देखो दोस्तों, जो पेपर में रखता है ना, ये सकता है, ये शब्द अक्सर देता है। तो सकता है, कैन बी, मतलब इसका मतलब ये होता नहीं कि फिक्स नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान में रखेंगे नहीं? क्लियर है? इन छोटे छोटे शब्दों का मतलब होता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अब देखिए क्या है कि किस इसमें कार्यालय बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव। आप बताइए, इतना कार्य अगर इस एक्ट के अंतर्गत है तो कहीं ना कहीं इसका ऑफिस और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी कि इसमें सबके कार्य बटे होंगे। सेपरेट वर्क के लिए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? इतने सारे प्रोविजन है, तो इस एक्ट में वर्क करने के लिए इस तरीके के प्रोविजन बनाए गए हैं। तो क्या कहे, ध्यान देना है। वैसे इस कानून के प्रशासन के लिए केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा कुछ मशीनरी की स्थापना करने संबंधी प्रावधान भी वर्णित है। साथ ही कानून से संबंधित विवादों के समाधान हेतु न्यायालय की स्थापना की बात है। पहले समझ चुके, नहीं समझ चुके? ईएसआई कोर्ट की बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नहीं ठीक है? अब देखिए, संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस कानून के अंतर्गत निम्नलिखित मशीनरी की व्यवस्था की गई है। अब व्यवस्था क्या है भैया, ये नाम रख लेना है, याद कर लेना है कि इसमें किन किन मशीनरीज का प्रोविजन किया गया है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे क्या? कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में बात की गई है। समझे नहीं समझे दोस्तों? अस्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात की गई है। चिकित्सा लाभ परिषद, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की बात की गई है। कर्मचारी बीमा न्यायालय की बात की गई है। समझ गए नहीं समझ गए दोस्तों? ये चार तो पूछ लेगा कि इसमें से कौन मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 1948 के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये चारों पता रहेगा तो जो अगला होगा तो हमें पता रहेगा कि नहीं रहेगा?
या इनमें से कौन आता है, सपोज करिए दो दे दिया और दो अलग नाम दिए तो पूछ लेगा ए बी सी, इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से पूछता है, नहीं पूछता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात समझ लीजिए दोस्तों, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पता है दोस्तों, यही हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि पैसे से रिलेटेड जितनी भी, अगर देखिए इसमें भी रोजगार छूट की बात की गई है कि नहीं, तो डिसेबलमेंट वाला कॉन्सेप्ट आया था, वो यहां भी आता है दोस्तों, वो यहां भी आता है कि भाई टेम्पोररी डिसेबलमेंट है, परमानेंट है कि पार्शियल है। पार्शियल में दो था ना, कि टोटल डिसेबलमेंट और क्या नाम है, पार्शियल डिसेबलमेंट। ठीक है, परमानेंट वाले में दो था, नहीं था, याद करना है इन सब चीजों को। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यही उसको पूरे जीवन भर यही जो संस्था है उसका साथ देती है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों इस एक्ट को हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एक्ट जब पढ़ते जाएंगे ना, मैं क्या हो सकता है कि मैं आपको 2 ही दिन में 4 एक्ट दे दूं, लेकिन वो गलत बात होगी। क्यों, मैं बताता हूं कि हर एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन और बहुत सारी सिमिलरिटीज है। तो आपको मैटर तो खूब दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैटर देने में क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पे बोझ बन जाएगा। ठीक है, आप उसको अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मोटो यही है कि जो ये सारे जो अदर मतलब इंपॉर्टेंट चीजें उसको इस तरीके से दिया जाए कि आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ लें। ठीक है, सबका कंपैरिजन करके पढ़ सके कि क्या ये इसमें ये था तो क्या इसमें ये था कि नहीं था। धीरे धीरे समझ डेवलप हो पाएगी दोस्तों, और उसके बाद जब एक बार आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, समझ जाएंगे शब्दों को, तो आसानी से खेल लेंगे। आपको अगर 2 एक्ट एक दिन में दे देंगे तो भी आप पढ़ लेंगे अच्छे से, उसको समझ लेंगे। समझे नहीं समझे? क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है दोस्तों, तो आज का एक्ट यही समाप्त होता है, बाकी मिलते हैं अगले एक्ट में।